तो दोस्तों ये बात है साल 1906 की, जब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने टंगस्टन वाले बल्बों को बाजार में बेचने के लिए सरकार से परमिशन हासिल की। अरे यार, ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच गया। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से और जानते हैं सारी बातों को। तो दोस्तों, यूजुअली हम जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि एडिसन ने तो सिर्फ 50 सालों से मौजूद सोच को अंजाम तक पहुंचाया था। वास्तव में इनके अलावा इनसे पहले 22 साइंटिस्ट बल्ब बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके बल्बों में कुछ ना कुछ कमी होने के कारण वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन बल्ब बनाने में उनका जो रोल है वो बेकार नहीं है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एडिसन को किन साइंटिस्ट से अपना बल्ब बनाने के लिए आइडियाज़ मिले थे। तब तक के लिए आप बने रहना हमारे संग वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको बल्ब के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सूरज के अलावा अपना खुद का प्रकाश बनाने की सोच लोगों के अंदर कहाँ से शुरू हुई? अगर नहीं पता तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि प्राचीन काल में लोग जहाँ रहते थे वहाँ प्रकाश यानी लाइट की व्यवस्था 70,000 ईसा पूर्व से होने लगी थी। इसके लिए वो लोग सूखी काई या उसके जैसी किसी और चीज़ को जानवर की चर्बी में भिगोकर जलाया करते थे। जैसे जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ, वैसे वैसे अनेक तरह के दिए बनने लगे और अक्सर वो आज भी खुदाई में मिलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उसके जलने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दिए में बाती का यूज़ किया जाने लगा। फिर तेल और गैस के दिए बने, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते थे। फिर कहीं जाकर 19वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक बल्ब के इस्तेमाल के लिए प्रयास शुरू हुए। तो सबसे पहला इनकैंडेसेंट बल्ब यानी वो बल्ब जो गर्म होकर लाइट पैदा करे, उसको सर हम्फ्री डेवी ने रॉयल सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया था, जो लंदन में स्थित है। पहले तो उन्होंने एक प्लेटिनम की पतली पट्टी को गर्म किया। वो पट्टी गर्म होने के बाद चमकने लगी, लेकिन प्लेटिनम के साथ एक दिक्कत थी। वो थी प्लेटिनम को खुली हवा में रखने से वो खराब हो रहा था। तो फिर सन 1820 में काफ़ी समय के बाद ब्रिटिश के साइंटिस्ट वॉरेन डी लॉर्ड डिग्री ने प्लेटिनम के तार को एक वैक्यूम नली यानी ऐसी नली जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना हो, उसमें उस तार को बंद कर उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित किया। इससे बल्ब में कुछ सुधार आया, लेकिन समस्या अब ये थी कि प्लेटिनम बहुत महंगा था, जिससे इसका यूज़ ज़्यादा लोगों के लिए नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो था कार्बन। तो सन 1854 में जर्मन के एक साइंटिस्ट हेनरिक गोबले ने इसे बांस के रेशे से बने तार को कार्बन के साथ मिलाया और एक बिना हवा वाली बोतल के अंदर रख दिया। अब ये डिज़ाइन बिल्कुल वैसा था जो आजकल के बल्बों में है, या फिर उससे बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी बोतल में से हवा निकालने में कुछ हवा उसमें ही रह जाती थी, जिससे कार्बन का ऑक्सीकरण होता और आग लग जाती। तो उसका घरों में यूज़ तो हो नहीं पाता, और उस टाइम के पंप भी इतने अच्छे नहीं थे जो कि बोतल में से बिल्कुल हवा को निकाल पाएँ। अब ये समस्या तब खत्म हुई जब सन 1865 में एक शक्तिशाली स्पेंजर पंप बना लिया गया। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो होगी, लेकिन शुरुआती सालों में इसका सोर्स बहुत सारी बैटरियाँ थीं जो बहुत खर्चीली थीं। फिर सन 1866 में सेल्फ एक्साइटेड डायनामो के आविष्कार ने सब बदल दिया, जिसका क्रेडिट वर्नन सीमेंस और चार्ल्स व्हीटस्टोन को जाता है। अब बल्ब तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब समस्या थी वाष्पीकरण की। अब दोस्तों, बल्ब में जो तंतु लगाया गया था, तंतु मतलब वो चीज़ जो गर्म होकर लाइट पैदा कर रही, इसका वाष्पीकरण होने की वजह से वो जगह जगह से पतली हो जाता था और वो जगह जगह से टूट भी जाता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पाता था। इसके अलावा वाष्पीकरण की वजह से बल्ब काला ही पड़ जाता था, जिससे ज़्यादा रोशनी नहीं हो पाती थी। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था इरविन लैंगमुइर। इन्होंने कहा कि हमने बल्ब में से हवा को तो निकाल दिया है, पर इसकी जगह पर हम ऐसा करें कि एक ऐसी गैस बरतें जो धातु के साथ क्रिया ही ना करे। इनफैक्ट आजकल के बल्ब में वैसे तो एलईडी हैं, बट वो नहीं, वो 10 रुपये वाला बल्ब 100 वाट का, उसमें तो ऑर्गन, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन गैस भरी जाती है। तो उस समय जब इस तरीक़ों को इस्तेमाल करा गया, तब वाष्पीकरण की समस्या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन बल्ब में कालापन आने की समस्या भी ख़त्म नहीं हो पाई। तो फिर सन 1903 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था विलिस व्हिटनी, उन्होंने बताया कि कार्बन के तंतु पर मेटल की परत चढ़ाने से बल्ब में आने वाला कालापन दूर हो जाएगा। अब बल्ब से जुड़ी लगभग सारी समस्याएं दूर हो गई थी। अब बस समस्या थी तो बस बल्बों को बड़े पैमाने पर बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, जो बस मुमकिन हो पाता कॉर्निंग रिबन मशीन से। ये वो मशीन थी जो बल्ब को बल्ब का आकार देती थी और कांच को फुला देती थी। इस मशीन के बनने से पहले कांच को हाथ से फुलाया जाता था, और ये मशीन भी सन 1926 में बनकर तैयार हो गई, तो ये समस्या भी खत्म हो गई। दोस्तों, अब बारी आती है बल्ब के पिता कहे जाने वाले एडिसन की। वैसे तो एडिसन सन 1878 से ही बल्ब बनाने की दौड़ में शामिल हो चुके थे,
लेकिन बल्ब बनने के बाद एडिसन को पता था कि उनको अब ऐसे पदार्थ की खोज करनी होगी जो बल्ब के अंदर तंतु के रूप में लंबे समय तक टिक सके और साथ ही अच्छी और सफ़ेद रोशनी भी दे। इसके लिए एडिसन ने सोना, रुथेनियम, प्लेटिनम और इरिडियम को मिलाकर भी काफ़ी टेस्ट किए, लेकिन फिर घूम फिर कर उन्हें कार्बन पर ही आना पड़ा। उनकी पहली कामयाबी थी 21 अक्टूबर सन 1879 को, जब उनके बल्ब ज़्यादा वोल्टेज देने पर भी लगातार 40 घंटे तक चले। वो इससे पहले भी तंतु बनाने के लिए हजारों पदार्थों का यूज़ कर चुके थे। अपना ये काम लोगों को दिखाने के लिए 21 दिसंबर सन 1879 को इलेक्ट्रिक बल्ब से होने वाली रोशनी की एक प्रेजेंटेशन रखी। ये उस वक्त 30 साल के आदमी की 16 महीनों की मेहनत थी। इसके बाद एडिसन ने तंतु में इतना बदलाव किया कि उनका बल्ब 1200 घंटों तक चला। लेकिन जब एडिसन हजारों कोशिशों के बाद भी नाकाम रहे, तब उनके हेटर्स ने उनको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लगे रहे। असल में एडिसन से काफ़ी पहले 1873 में एक अंग्रेज साइंटिस्ट जोसेफ विल्सन स्वान ने भी अपना कार्बन वाला बल्ब बनाया था जो 13.5 घंटे चला था। सन 1880 के दशक के शुरुआती सालों में स्वान ने इंग्लैंड के घरों और खंभों पर बल्ब लगाए और अपनी कंपनी शुरू की। वैसे तो एडिसन और स्वान दोनों ही बल्ब पर अपनी दावेदारी जता सकते थे, लेकिन स्वान ने कहा कि बल्ब बनाने में उनसे ज़्यादा एडिसन का योगदान है। स्वान ने अपनी कंपनी एडिसन की कंपनी के साथ मिला दी और एडिसन एंड स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक कंपनी, जो बाद में एडिसवान के नाम से जानी लगी। जब स्वान अपने कार्बन वाले बल्ब से ही संतुष्ट थे, तब भी एडिसन तंतु के लिए और बेहतर पदार्थ ढूंढ रहे थे। साल 1900 तक उन्हें भी यह विश्वास हो गया था कि कार्बन वाला बल्ब अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि तब तक ज़्यादा तापमान सहन करने वाली और धातुएं मार्केट में आ चुकी थी। 27,000 सेल्सियस तापमान पर गलने वाले ऑस्मियम को 1890 में विकसित किया गया, परंतु नाजुक और दुर्लभ होने की वजह से उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। 28,500 सेल्सियस पर गलने वाले टेंटालम को सन 1905 से सन 1910 तक इसे खूब यूज़ किया गया। 33,800 सेल्सियस पर गलने वाला टंगस्टन यूज़ होने वाली अगली धातु थी जो आज भी यूज़ में है। अलेक्जेंडर जस्ट और फ्रांस हैनामन ने सन 1904 में टंगस्टन का तंतु बनाना शुरू कर दिया। एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसके लिए सरकार से इजाज़त ले ली और आज जो बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो वही बल्ब है। और ये होगी पूरी कहानी ख़त्म। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आपसे गुजारिश है वो है कि आपको इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके नीचे बताइएगा वीडियो कैसा लगा और लाइक कर ज़रूर जाइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।